नमस्कार साथियों, कृष्णा मिरेकल माइंड यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं कृष्णा साइको सोशियो काउंसलर एंड हेल्थ एडवाइज़र आपके सामने प्रस्तुत हूँ। साथियों, हमारा आपसे वादा रहा है कि आसान भाषा में मनोविज्ञान आपकी समस्याओं का समाधान। साथ ही यह मेरे जीवन का एक अभियान है, एक मुहिम है कि मैं लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के बारे में अधिक से अधिक लोगों को जागरूक कर सकूं, अवेयर कर सकूं, ताकि वे लोग स्वस्थ रहें और खुशहाल रहें। यही मेरी अभियान है, यही मेरी उद्देश्य है। तो आइए हम एक नए विषय पर बात करते हैं। विषय तो बहुत ही कॉमन है, लेकिन इतना ज़्यादा आप देखें, इतना ज़्यादा कॉमन है कि आप YouTube चैनल खोलें या आप किसी संस्थान में जाएं तो इसकी चर्चा, कोचिंग सेंटर में जाएं, इसकी चर्चा आपको भरपूर तरीके से मिलेगी, थोक के भाव में मिलेगी। लेकिन विषय बहुत ही सहज है। इतना चर्चा करके विषय को इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिए लोग कि लोग आज परेशान हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, कहाँ अच्छा कैरियर काउंसलर मिलेगा। आज हम बात करते हैं कैरियर काउंसलिंग की। कैरियर काउंसलिंग एक ऐसा शब्द हो गया है, इतना ज़्यादा कॉमन हो गया है कि हर दूसरे तीसरे स्टूडेंट के मुंह से यह बात सुनने को मिलता है और उनको चिंता भी रहती है, कहाँ अच्छे कैरियर काउंसलर मिलेंगे, किनसे संपर्क करें। तो आइए दोस्तों, आज इसी समस्या का समाधान आसान भाषा में करते हैं। यह विषय हमारे भारतीय परंपरा में, हमारी वैदिक सभ्यता में बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से बताया गया है, यह व्यवस्था की गई है। लेकिन कालांतर में, बदलते दौर में हम लोग उस सभ्यता को, उस परंपरा को, उस तकनीक को भूल गए हैं और बस अंधाधुंध अनुकरण के दौड़ में, अंधा दौड़ में बस दौड़ते ही जा रहे हैं। रुक के सोचने का समय किसी के पास नहीं है। इसकी पृष्ठभूमि के तौर पे हम वैदिक काल की बातों को याद करते हैं, अपनी सभ्यता की व्यवस्था को, कि मनुष्य के जीवन को 4 भागों में बांटा गया था। औसतन आयु 100 वर्ष माना गया था, जिसमें 25, 25, 25, 25 था। प्रथम 25 वर्ष बाल्यकाल से लेके युवा काल तक होता था और उसमें इतनी ज़्यादा, उसमें गुरुकुल में शिक्षा लेना, कौशल सीखना और तरह तरह के शिक्षा से वाकिफ होना, ये चलता था। और जब गुरुकुल से निकलते थे बच्चे, तो आजकल आप लोग, एक कॉमन सा शब्द है, बड़ा इंचैंटिंग वर्ड है, कैंपस सिलेक्शन। एवरीवन इज लुकिंग फॉर कैंपस सिलेक्शन। लेकिन उस समय कैंपस सिलेक्शन, ये हमारी पुरानी परंपरा है, गुरुकुल परंपरा है। वहाँ से जो विद्यार्थी जो सीखा उस क्षेत्र में, उसको तुरंत से रोजगार, दूसरे ही दिन से वो अपने रोजगार में व्यस्त हो जाता था। और उसके बाद 25 से लेकर 50 वर्ष की आयु को गृहस्थ आश्रम माना गया, जिसमें कि विवाह, सामाजिक परंपराओं को निभाना, संबंधों को निभाना, बच्चों को बच्चे पैदा करना, बच्चों की पालन पोषण करना, एक महत्वपूर्ण समाज की सभी जिम्मेवारियों को लेना पड़ता था। माँ बाप की जिम्मेवारी लेना, सामाजिक दायित्वों का लेना जिम्मेवारी। तीसरे में था वानप्रस्थ आश्रम, जिसको आज हम लोग बोलते हैं पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ। दैट वाज वानप्रस्थ आश्रम। 50 से 75 वर्ष की आयु तक लोग अपने परिवार की महत्वपूर्ण जिम्मेवारियों से मुक्ति पा लेते थे और समाज के लिए अपना योगदान देते थे।
और जब 75 साल की आयु हो जाती थी, शरीर थकने लगता था, तो उसे संन्यास आश्रम कहा जाता था। संन्यास आश्रम का यह मतलब कतई नहीं था कि घर से निकाल दिया जाए, जंगल में चला जाए, जंगल की ओर चल दिया जाए, ऐसा नहीं था। संन्यास मतलब सारे कर्मों से मुक्त होकर अपनी मोक्ष के लिए सोचना, प्रार्थना करना ईश्वर से, और जीवन को सहजता से पूर्णता की ओर ले जाना। चलिए दोस्तों, ये तो हुआ इस कैरियर काउंसलिंग की हमारी वैदिक सभ्यता की साक्ष्य और पृष्ठभूमि। अब हम वर्तमान में आते हैं। आज कैरियर काउंसलिंग को लेकर इतना ज़्यादा हवा बना दिया गया है, इतना ज़्यादा हवा बना दिया गया है कि ये एक मानसिक समस्या बन गई है। स्कूलों में जो बच्चे कैरियर काउंसलर के पास नहीं जा पाते हैं, उनको हीन भावना हो जाती है कि हमको भी जाना चाहिए था, कहाँ अच्छा कैरियर काउंसलर मिलेगा। ये एक समस्या बनती जा रही है, जबकि यह बहुत ही सरल विषय है। किसी भी कैरियर को चुनने के पहले कौन किस योग्य है, किस कैरियर में जाना चाहिए, कैसे कैरियर का चुनाव होना चाहिए, यह एक बात है। हमारे जीवन में फिर वैदिक सभ्यता की ओर आती हूँ। 4 महत्वपूर्ण चरण है: अर्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो धर्म तो बचपन से संस्कार दिए जाते हैं। अर्थ मतलब जितनी भी जिम्मेवारियां होती है वो धन कमाने से होता है, अर्थ से संबंधित धन का होता है। उसके बाद काम आता है कि अपने कमाए हुए धन से, संसाधन से अपने जीवन को, अपने परिवार के जीवन को सुखद बनाए, और इसी तरह आगे बढ़ते हैं। तो हम फिर विषय पर वापस आते हैं वर्तमान में। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये अभी भी नहीं बदला, बस उसके स्वरूप बदल गए हैं, उसकी पहनावा बदल गई है, ऊपर से उसकी एक कवरेज, एक लेयरिंग जो है वही बदल गई है। मौलिकता अभी भी वही है दोस्तों। कैरियर का चुनाव करते समय 2 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। बाकी जितने भी बात हैं वह सहायक बातें हैं और समसामयिक बात है, परिस्थिति के अनुसार पर विचार किया जाता है। सबसे पहले बचपन से ही कई बार कैरियर के विषय में, कैरियर चुनाव के विषय में हमारे विचार बदलते रहते हैं। बचपन में बच्चा को पूछिए क्या बनेगा, डॉक्टर बनेंगे, कुछ भी बोल देते हैं। आगे चल के फिर जैसे जैसे उनको व्यवहारिक जीवन में चलते जाते हैं, उस तरह उनका विषयों का बदलाव और चुनाव होते जाता है। तो ये जो कैरियर काउंसलिंग है, किसी एक कैरियर में अटक जाना या उलझ जाना, ये थोड़ी सी उचित नहीं है। लेकिन इसको कई बार कैरियर जो फोकस होता है, जो चुनाव करते हैं, उसको बदलना पड़ता है। आप देखे होंगे कि जो विषय में आदमी पारंगत है, कभी कभी उसको उस संबंधी विषय से रोजगार नहीं मिल पाता, उसके एकदम अल्टर रोजगार मिलता है, नौकरी मिलता है, और जिंदगी का एक बड़ा भाग वो उसी रोजगार में गुजार देता है, जिंदगी में सब काम कर लेता है, और अपने जो चुने हुए रोजगार, जो उसकी महत्वाकांक्षा थी, उसको कहीं ना कहीं भूल जाता है, इग्नोर करता है। किसी को इसमें हीन भावना भी हो जाती है। लेकिन जब पैसा आने लगता है तो चुनाव हम कैसे करते हैं? पहली बात तो ये है कि जब आप योग्यता प्राप्त कर लेते हैं तो योग्यता के अनुसार अपने लिए ढूंढते हैं, कैरियर ढूंढते हैं। मगर अगर उसमें कैरियर ना मिले तो सबसे पहला बात होता है आपको धन कमाने का जरिया। वह आप किसी भी चीज से, किसी भी काम से धन अर्जित करके पहले तो आप अपने जीवन को व्यवस्थित और स्थित करते हैं, स्थिरता आती है। जिम्मेवारियां अगर बढ़ती जाए तो जहाँ हैं वहीं पे रहिए। अगर वहाँ से
आगे कुछ करना है तो फिर अपना जो आपकी महत्वाकांक्षा है उसके लिए अपनी सतत प्रयास कीजिए। आजकल आपने देखा होगा कि एक कॉरपोरेट के लड़के से पूछा जाता है कितना कमाता है तो बोलता 25,000, और चाय वाले से पूछा जाता है रेट, ठेले वाले से तो बोलता 25,000, तो बोलता अरे 25,000 कितना का, तो बोला वो महीने का, और वो बोलता है कि हम डेली 25,000 कमाते हैं। कहने का मतलब है कि हम लोग शिक्षा आज के डेट में इसलिए ग्रहण करते हैं 90% लोग, 10% जो रिसर्चर होते हैं, जो विशेषज्ञ होते हैं, उनकी बातें मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन आजकल शिक्षा ग्रहण करने का एक ही उद्देश्य होता है कि एक नौकरी पा लेना, मध्यम वर्गीय का यही चाहत होता है कि किसी तरह बच्चा पढ़ ले, पढ़ने के बाद नौकरी करे, नौकरी के बाद शादी करे, शादी के बाद निरंतर जिंदगी आगे बढ़ते जाता है, वो सर्कल घूमते रहता है, घूमते रहता है, घूमते रहता है। तो कभी भी सबसे पहला बात तो जब आप एजुकेशन ले लेते हैं, नौकरी के लिए प्रयास करते हैं, तब आपको पहले तो अपनी जो चाहत है आपकी उसमें कोशिश करें। अगर आपकी चाहत नहीं पूरी होती है तो जरा सा भी हीनता का भावना ना लाएं, जरा सा भी पश्चाताप ना करें, तुरंत से कोई दूसरा आर्थिक सुदृढ़ता का मार्ग ढूंढें। फिर साइड में आप अगर अपने पैशन को प्यार करते हैं, अगर आपका लक्ष्य दृढ़ है तो आप उसको निरंतर प्रयास करते रहें। आपने अभी देखा होगा एक ट्रांसजेंडर, और पिछले 2019 में एक तमिलनाडु की केरल की नर्स IAS अफसर बनी, एक फैशन डिजाइनर IAS अफसर बनी, जो कि एकदम दोनों ही चीज़ें एकदम मेल नहीं खाती है। IAS अफसर, फैशन डिजाइनर मेल नहीं खाती है, फिर भी वो बनी। तो पहले ही से ही अगर वो बोलती कि अरे हम 2 बार एग्ज़ाम दिए फेल हो गए, तो फैशन डिजाइनर बन नहीं सकती थी। पहले उसने सोचा कि हम अपने कैरियर को, अपने आर्थिक क्षमता को, अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को सुनिश्चित करें। आपने देखा होगा कि कैरियर काउंसलिंग के चक्कर में और कैरियर का ये जो जुनून है, इसके चक्कर में कोटा का कहानी आपने अभी सुना होगा। राजस्थान में कोटा जो कोचिंग सेंटर, कितने बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। UPSC का तैयारी के लिए कितने बच्चे, आपका मुखर्जी नगर दिल्ली में कितने बच्चे अपने रास्ते से भटक जाते हैं, नशा के चक्करों में पड़ जाते हैं, लाइफ बर्बाद हो जाता है, नहीं बन पाते हैं, हीन भावना आ जाती है, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो ये जो, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप अपने गोल पे या अपने लक्ष्य पे फोकस ना करें, आप जरूर करें, मगर अगर निर्धारित समय पे आप कुछ अल्टरनेटिव व्यवस्था नहीं कर लेते हैं, नहीं होने पर, तो बाद में आपको बहुत पश्चाताप होता है। तो कैरियर का चुनाव के लिए 2 सब्जेक्ट, 2 बातों पे ध्यान रखना ज़रूरी है। एक तो आप जो बनना चाहते हैं उसके लिए पूरे मन से परिश्रम करें और मेहनत करें। फिर भी अगर किसी कारणवश आप असफल हो जाते हैं तो फिर प्रयास करें और एक बार फिर प्रयास करें। फिर भी अगर इत्तेफाकन ना हो तो उसके लिए आप रिग्रेट ना पालें। आप कोई भी रोजगार शुरू करके अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करें, उसके बाद अपने पैशन को जी सकते हैं, अपने आप को एम्पावर्ड कर सकते हैं। आजकल देखिए SIP और फिनेंशियल लिटरेसी के माध्यम से कितने लोग रिच बन रहे हैं, अमीर बन रहे हैं। कहने का मतलब है कि अगर आपको एक अच्छी ज़िंदगी की चाहत है, ऐशो आराम की चाहत है, तो वो कोई भी रोजगार से आता है। और अगर पैशन को आप जीना चाहते हैं तो भी अपने आप को स्थिर करके, सुदृढ़ करके, उसके बाद अपने पैशन को जिए। आज के डेट में आप देखते होंगे कि पोस्ट रिटायरमेंट प्लानिंग, सब अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं। मैं भी अपने पैशन को फॉलो कर रही हूँ।
मैं जो बोल रही हूँ, मैं भी अभी अपने पैशन को फॉलो कर रही हूँ। मैं भी एक ऐसी नौकरी की जिसकी कि मुझे कतई उम्मीद नहीं थी मिलने की, मैंने की और पूर्ण किया। केंद्रीय सरकार को सेवा दिया, ऑल इंडिया को तो पूर्ण किया। उसके बाद अब मैं अपने पैशन को जी रही हूँ, क्योंकि मुझे आर्थिक रूप से मैं सुदृढ़ हो गई। तो साइको काउंसलिंग या लोगों में मानसिक स्वास्थ्य की जागरूकता पहुंचाना, ये मेरा पैशन था। लोगों को बताना, लोगों को हील करना, लोगों की तकलीफ़ों को सुनना, ये मेरा पैशन था। मैं अपने पैशन को जीता जागता उदाहरण आपके सामने इस वीडियो के स्क्रीन पे दिख रही हूँ। तो बच्चों, नवयुवकों, युवतियाँ, पहले आप अपने आप पैशन के लिए पूरी तैयारी कीजिए जो आप बनना चाहते हैं। मगर किसी कारणवश नहीं हो तो रिग्रेट ना पालिए, हीनता की भावना नहीं लाइए। इसको यूँ समझिए कि आपने राजधानी एक्सप्रेस का टिकट लिया कहीं से भी दिल्ली जाने का, किसी तरह से खुदा ना खास्ते वो ट्रेन छूट जाती है, तो क्या आप दिल्ली जाना छोड़ देंगे? कोई ना कोई ट्रेन से या कोई ना कोई मार्ग से आपको नियत समय में वहाँ पहुँचना है। यहाँ समय का बहुत महत्वपूर्ण है व्यवस्था बात है, क्योंकि एक आयु के बाद फिर आप किसी भी सभी सरकारी नौकरियों के योग्य नहीं रह जाते हैं। तो ऐसा ना हो कि उम्र भी निकल जाए और फ्रस्ट्रेट जीवन आप जीते रह जाएं। तो यही सलाह है कि आप अपने पैशन को ज़रूर जिए, अपना लक्ष्य निर्धारित करें जो आपको पसंद है और उस पर चल पड़े, लग पड़े, जी जान लगा दें और अपने पैशन को हासिल करें। खुदा ना खास्ता ना मिले तो आप इसको रिग्रेट ना पालें, हीनता की भावना ना पालें। बहुत सारे बच्चे आत्महत्या तक की कोशिश करते हैं। जीवन बहुमूल्य उपहार है ईश्वर का, कृपया इसको यूं ही व्यर्थ ना गंवाएं। युवा शक्ति ऊर्जा से भरा हुआ शक्ति होता है। कोई काम नहीं जो युवा अवस्था में नहीं की जा सकती है। हमारे दशरथ मांझी को तो आप सुने ही होंगे। तो पैशन, उसको पैशन कहते हैं। तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप एक यंग एज में हैं, आपके शरीर में क्षमता है, आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर धन कमाना ही आपकी ये है, ज़रूरत है और सही में ये पहली प्राथमिकता होती है नौकरी की, फिर पद, मान सम्मान वो तो आप बाद में किसी भी तरह से अच्छे काम करके कई ऑप्शन होते हैं जिससे कि आप पा सकते हैं। इसलिए इस चीज़ को, कैरियर काउंसलिंग को हवा ना बनाते हुए दो सरल रास्ते हैं, इसका ज़रूर चुनाव करें और आराम से, मेहनत से, बिंदास होकर अगर आप कोई लक्ष्य बनाते हैं अपने लिए तो उस लक्ष्य पे जुनून की तरह लग जाइए। ज़रूर हासिल होगा, ज़रूर सफल होंगे। आप सबों को हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद आपको। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साझा ज़रूर करें। साझा करने से क्या पता किसी व्यक्ति की परेशानी दूर हो जाए और उसको एक रास्ता मिल जाए, उसको एक पथ प्रदर्शक, एक गाइड मिल जाए, गाइडेंस मिल जाए और उसकी ज़िंदगी आसान हो जाए। वो जो परेशान हो रहा होगा उसकी परेशानी थोड़ी कम हो जाए। और आपकी कमेंट हमारे लिए बेशकीमती है, तो कमेंट ज़रूर करें साथियों। और एक बार फिर से धन्यवाद देती हूँ और विदा लेती हूँ। शुभकामनाएं।